हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो है अंजू दीदी नाटक को हम पढ़ने वाले हैं। नाटक पढ़ने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो है कन्फ्यूज़न बना रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही थी वो हिंदी निबंध यूनिट 9 पे चल रही थी, ठीक है, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है यूनिट 9, ठीक है। कल की जो हमारी क्लास थी वो आखिरी क्लास थी हिंदी निबंध पे। हिंदी निबंध पढ़ाने से पहले जो है मैंने यूनिट 8 यानी हिंदी नाटक को पूरा कंप्लीट कराया था, लेकिन एक नाटक हमारा बाकी रह गया था, अंजू दीदी नाटक, क्योंकि उस समय जब मैंने बुक मंगाया था तो बुक आ नहीं पाया था, लेट था बुक आने में, तो मैंने जो है निबंध की क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सोचा था कि निबंध पढ़ाने के बाद जो है जो अंजू दीदी नाटक को मैं पढ़ा दूँगी, तो मेरे पास बुक आने में जो है हो गया, हफ्ता हो गया है, आ गया है बुक। तो मैंने सोचा कि एक नाटक जो है उसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं आप लोगों का, है ना, घबराइएगा नहीं। आप जो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे नाटक जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ध्रुव स्वामी यहाँ से जो है स्टार्टिंग है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अंधा युग, अधूरे मोहन, राकेश का जो है आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली का मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराया है, आगरा बाज़ार का भी मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराया है, बकरी नाटक एक और दौड़ा चार, ठीक है। और उसके बाद भारत दुर्दशा का मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराया और महाभोज नाटक, ठीक है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अंजू दीदी नाटक, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था, मैंने कहा आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल से जुड़े हैं पहले से, वो सभी जानते हैं जो मैं टेक्स्ट पे आधारित जो है मैं पढ़ा रही हूँ, सभी बुक से पढ़ाती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप नेट पे सर्च करके पढ़ते हैं तो आपको जो है पूरे के पूरे तथ्य आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि पूरा तथ्य वहाँ पे मिल जाए, तो इसलिए जो है मैं बुक मंगा के और आप सभी को बुक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो आपको जो है टेक्स्ट, तो आपको सभी को आपको पता है कि टेक्स्ट जो है पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। बिना टेक्स्ट को पढ़े आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, खास करके यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक, ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप जो है मेरे चैनल से बुक के माध्यम से सभी जो है उपन्यास हो या कहानी हो या नाटक हो, इन सभी को आप टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नाटक, अंजू दीदी नाटक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंजू दीदी नाटक के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। अब जो है यहाँ पे जो कि लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनका जन्म जो है पंजाब के जलंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को हुआ था, ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। इन्होंने जो है लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। तो आप इनका जन्म याद रखिएगा, पंजाब में जलंधर नगर में हुआ था, ठीक है। मृत्यु इनकी हुई थी 19 जनवरी 1996 को, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 1955, ठीक है, सॉरी 55 कह रही हूँ, ये तो नाटक का प्रकाशन वर्ष है ना, 1910 को, है ना, 1910 को इनका जो है जन्म हुआ था। और अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955, कहीं कहीं पे आपको 1954 भी मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस नाटक में आपको संपूर्ण नाटक मिलेगा, पूरा बुक का मैंने पेज रखा है, ठीक है, उसका PDF बना के मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जैसा कि आपको अंक, पात्र, भूमिका, सारांश, प्रमुख पंक्तियाँ, ठीक है ना, जो मैंने पंक्तियाँ हाईलाइट की हैं उनको, अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का तो जो मैंने पंक्तियाँ हाईलाइट की हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने जो पढ़ के उनको, जिस पंक्ति को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरे PDF को आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF दे दूँगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नाटक की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है पहले पेज रखा है अंजू दीदी नाटक बुक का, ठीक है। अब बुक आप ओपन करते हैं बिल्कुल, तो सबसे पहले पेज यही आता है, ठीक है। अंजू दीदी कुछ प्रतिक्रियाएं, यहाँ पे जो है कुछ तथ्य दिए गए हैं ओम शिवपुरी के तरफ से, ठीक है। तो जी यहाँ पे ये पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से जो है हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप लोग कोई बुक से कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी विधा पढ़ रहे हैं,
तो अगर बुक में उसकी भूमिका दी गई है या फर्स्ट पेज पे कुछ भी वहाँ पे दिया गया है तो उसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आप लोग उसको स्किप मत किया करिए, उसको ज़रूर पढ़ लिया करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंजू दीदी कुछ प्रतिक्रियाएं। उस समय के रंगमंच अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अश्क ने हमें दिया है, ठीक है, ये ओम शिवपुरी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका तथ्य है। जो कुछ हमें अश्क ने दिया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रसाद की तरह काल्पनिक रंगमंच के लिए नहीं लिखा, न ही सेठ गोविंद दास की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महान नाटककार हो गए। अश्क ने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, और यह असंतोषप्रद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी तथ्य यहाँ पे कोई भी लाइन देकर पूछ सकता है कि ये किसका है, तो आप ध्यान रखिएगा ओम शिवपुरी का है, अंजू दीदी नाटक से, ठीक है। नीचे पढ़ लेते हैं। और नाटक के चिंतन और तैयारी में वह, मेरे को लग रहा है छोटा है थोड़ा सा, ना बड़ा करती हूँ। कहते हैं नाटक के चिंतन और तैयारी में वही प्रतिभा और परिश्रम है जो मानव की सामाजिक प्रवृत्तियों की पीढ़ी दर पीढ़ी आते विविध संस्कारों के रूप में ग्रहण करने वाले संवेदनशील रूसी कथाकारों को अपनी विशेषता रही है। विशेष रूप से तुर्गनेव और गोर्की, है ना, तुर्गनेव और गोर्की के उपन्यास और चेखव के नाटकों के 3 पीढ़ी वाले कथानकों की, और इसमें संदेह नहीं कि अश्क ने पूरे यथार्थ के साथ नाटकीय तत्वों को उभारते हुए आवश्यक मानवीय सहानुभूति, मनुष्य की भावनात्मक संस्कारात्मक व्यवस्थाओं का उचित ध्यान रखते हुए कथा को प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये जो है आप लोग लाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया है मैं उसको पढ़ते जाऊंगी, बाकी मैंने सब पेज रखे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। ये जो है उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले पेज आप जो ओपन करेंगे तो यही पेज आपको देखने को मिलेगा। अब जो है यह नाटक जो है उपेंद्रनाथ अश्क किसके ऊपर लिखे हैं ये जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। नन्ही मधुलिका, ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि उपेंद्रनाथ अश्क ने जो है यह नाटक किसके ऊपर लिखा है, तो नन्ही मधुलिका के। चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। नन्ही मधुलिका के लिए, ठीक है ना, नन्ही मधुलिका के लिए इन्होंने लिखा है, जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई, ठीक है। नन्ही मधुलिका के बारे में ये लिखते हैं, ये छोड़ गई। कौन? मधुलिका। कहते हैं मधुलिका जो है मेरे मित्र श्री गोपाल दास असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के। कौन थे? गोपाल दास, ठीक है। गोपाल दास की तीसरी लड़की थी, ठीक है ना। पूछ सकता है कि अंजू दीदी नाटक में जो है मधुलिका किसकी पुत्री थी, तो गोपाल दास की, ठीक है ना, तीसरी पुत्री थी। 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची थी। कितने वर्ष की थी, तो 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची थी। इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य के विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था, ठीक है। आगे कहते हैं मेरा कोई ही नाटक होगा, ऐसा कहते हैं मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर न सुना हो और उसके बारे में राय न दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस और मूंजी रोग की शिकार थी, ठीक है ना। रोग को आप ध्यान रखिएगा, नेफ्राइटिस और मूंजी रोग, ठीक है, उसकी जो है शिकार थी। कौन? मधुलिका। पर मैंने उसे कभी रोते या कहारते हुए नहीं देखा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। उपेंद्रनाथ अश्क का है, लिखा है किसके लिए? नन्ही मधुलिका के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था, ठीक है। कहते हैं अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए, ठीक है। इन्होंने जो है पांडुलिपि भेजा तो गोपाल दास यानी नन्ही मधुलिका का पिताजी है उसके घर ले गए। कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुक हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा मोड़ ले लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इसे पढ़ने का इतना शौक है
कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक को शायद 30-40 पृष्ठ पड़ गई है। यानी नन्ही मधुलिका जो है उस बीमारी से जूझ रही है, उस बीमारी में भी जो है उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक का जो 30-40 पृष्ठ पढ़ लिया था। ठीक है ना, 30-40 भी याद रखिएगा, है ना। पूछ सकता है भैया कि कितने पृष्ठ पढ़े थे, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये जो मैं आपको पेज बता रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। हमारी बात बच्ची ने सुन ली, कहते हैं हमारी बात बच्ची ने सुन ली, नीम बेहोशी की हालत में उसने कहा मैंने सारा पढ़ लिया। अब यहाँ से देखे पूछ सकता है कि किसने कहा मैंने सारा पढ़ लिया, अंजू दीदी नाटक से किसने कहा है, तो मधुलिका ने कहा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरे दिन 26 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। अब मधुलिका की डेथ कब हुई है, तो 26 मार्च, है ना, 26 ही लिखा है ना, ये हिंदी में लिखा है थोड़ा सा, है ना। 26 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, इतना ही था। अब ये जो यहाँ पे, ठीक है ना, इस पेज को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है किसके, नन्ही मधुलिका के लिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप जब तीसरे चौथे पेज पे आएंगे बुक में, तो यहाँ पे जो है अंजू दीदी एक मूल्यांकन के नाम से कमलेश्वर ने भूमिका लिखा है, ठीक है। ये जो है 5 से 6 पेज का भूमिका है पूरा, ठीक है। मैंने पढ़ के पूरा हाईलाइट किया है, जो मैं अभी 1 से 2 पेज पढ़ूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, भूमिका है। अगर इस भूमिका को आप पढ़ लेते हैं तो अंजू दीदी नाटक आपको वैसे ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण कथन है वो नाटक में जो है पूरे पेज को मैंने लिया है, उसको पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नहीं टाइम है तो जो मैंने हाईलाइट किया है उसी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अंजू दीदी एक मूल्यांकन नाम से किसने लिखा है, किसने भूमिका लिखा है, तो कमलेश्वर ने, ठीक है। आप सभी को पता है कमलेश्वर एक महान लेखक हैं, महान कहानीकार हैं, ठीक है ना। कहानीकार में जो है इनकी बहुत ही चर्चित लेखक हैं कहानीकार में, ठीक है। आगे देखते हैं, इनकी सारी कहानियों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम इनकी भूमिका पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है, ठीक है। ये पहला ही लाइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंजू दीदी का वस्तु का संबंध जो है अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात्य कुल की नारी अंजलि के मानस के जीवन को नियंत्रित कर अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है, ठीक है, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले हैं, ठीक है। आप सभी को पता है अंजू दीदी नाटक में जो अंजलि है, जो उसने जो है पाबंदियाँ लगा के रखती है घर में, सबको जो है अनुशासित करके रखती है। वो अपने हिसाब से चाहती है कि हर चीज़ हो, जितने भी मेंबर होते हैं। लेकिन वो उसको विरासत में किससे मिला रहता है कि नाना जी, ठीक है, नाना जी उसको गोद लिए रहते हैं, तो उसको जो है नाना जी से वो सारी चीज़ें विरासत मिला रहता है, अनुशासन, ठीक है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कमलेश्वर के द्वारा। आगे देखते हैं, अंजू ने अपने वर्ग की वे सारी वृत्तियाँ जो टस से मस होना नहीं जानती, उसे अपने व्यक्तित्व में वह हट है जो दूसरों को परास्त कर देता है, ठीक है। वो हट कर जाती है लेकिन दूसरे का भावनाओं को समझ नहीं पाती है, दूसरों को परास्त कर देता है, ठीक है। इसके शिकार हैं वकील साहब। वकील साहब कौन है, उसके पति होते हैं, ठीक है। अभी हम जब नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पात्र परिचय मैंने आगे लिया है बुक से ही, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके शिकार कौन होते हैं, भाई पति हैं, सबसे पहले यही शिकार होंगे, है ना। इसके शिकार हैं वकील साहब, जो अपने विवाह के पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे। यानी सरिता मीन्स नदी के भांति जो है बह रहे थे। बंधनहीन यानी बंधनहीन, उन्मुक्त बंधनहीन, बंधनहीन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, है ना, बिना बंधन के सरिता के तरह, नदी के तरह भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू का प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है, ठीक है ना। आरंभ में ही इनको जो है अंजू की प्रचंड अनुशासन का झलक मिल जाता है, और वह खीज, है ना, और वह खीज भी जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक, है ना, मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तुम क्या कर रही हो, 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का
कहीं पता नहीं। अभी हम नाटक पढ़ेंगे तो नाटक का स्टार्टिंग ही यहीं से होता है, ठीक है ना। अंजलि नौकरानी से कहती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम भूमिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारती है, ठीक है। उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारती है, नीरज बेटा, ठीक है। नीरज किसका बेटा है? अंजलि का। कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती जाती है, अपने पापा से कहो नहाकर सीधे आएँ, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। क्या कहती है? अभी तक स्नान नहीं किया, 8 बजने को आए हैं। तो यहीं से देकर पूछ सकता है, अभी तक स्नान नहीं किया, 8 बजने को आए हैं, ठीक है। अंजलि ने ये किससे कहा है? तो ध्यान रखिएगा, वकील साहब से, जो इसके हस्बैंड हैं। आगे देखते हैं, सुबह 8 बजे वाली पाबंदी घर के हर काम, व्यवहार, भोजन, शयन आदि सभी पर लागू है, पर यह सब कैसे निभता? क्या अंजलि केवल दिखने में ऐसा करती है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो नाटक है ना, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक भी है और मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी एक सनक ऊपरी या थोथी नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति, इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड एवं अहम, ठीक है ना। हो सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस सनक को संचालित करने वाली शक्ति का क्या यहाँ पे जो है अर्थ दिया गया है, तो उसका अखंड अहम, ठीक है। अहमवादिता की यह भाषिता ही उसे दुबले पतले इकहरे शरीर की मोहकता, यानी खास करके जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो बहुत दुबले पतले होते हैं, है ना। इसके चरित्र की असाधारणता भी उसे सामान्य ही नहीं बनने देती, हास्यपद भी नहीं बनती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से इसकी इस प्रवृत्ति का संबंध जो है एक पीढ़ी पहले नाना जी के इतिहास से जोड़ रखा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नाना जी की पीढ़ी से जो इनका इतिहास जोड़ रखा है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है, बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन, यानी नौकरों को भी नहीं छोड़ती है, नौकरों को भी वो जो अनुशासन उनके ऊपर भी लगा दिया है होता है इसने, ठीक है। और अदब कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है, और इस चाबुक की मार उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती है। यानी नाटक अभी आप पढ़ेंगे तो उसकी जो बहू आती है ओमी, ठीक है, उसकी बहू होती है ओमी, नीरज की पत्नी, वो भी जो है इसका संस्कार उसके में चला जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनका चल रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को देखेंगे, अब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त दुबली पतली खूबसूरती से तराशी आधुनिका का रूप मुखर हो उठता है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ूंगी यहाँ पे, पूरे 6-7 पेज ये हैं पूरे नाटक को, तो बहुत ही कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और इतना लंबा वीडियो जो है आप लोग भी नहीं देखेंगे, है ना। तो लेकिन पेज जो है मैंने सारे रखे हैं, और मैं टेलीग्राम पे सारा PDF दे दूँगी इसका, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बस महत्वपूर्ण पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके पूरा रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे जो है भूमिका है कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। पूरा निश्चिंत होकर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में तो, ठीक है ना। यहाँ तक देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं टाइम है तो जो मैंने हाईलाइट किया है वही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पेज पे। सबसे पहले हम देखेंगे जब अंजू दीदी नाटक का जो मंचन हुआ था मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल में, ठीक है ना। अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को, ठीक है ना, 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ था। भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेताओं ने जो है योग दिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी पढ़ लीजिएगा। पात्र जो है इनका, अंजू दीदी की भूमिका में कौन थी? कुमारी सावित्री थी। अनिमा के भूमिका में कौन थी? कुमारी नीरजा। मुन्नी की भूमिका कौन निभाती है? तो कुमारी नंदिनी। वकील साहब की भूमिका में कौन है? तो कांति लाल। श्रीपत ओम प्रकाश शर्मा हैं। राधू सांवरिया, श्री सांवरिया। नीरज मास्टर साहब, राधा बल्लभ, ठीक है। इस नाटक का निर्देशन प्रसिद्ध नाटककार सत्येंद्र शरद ने किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इस नाटक का निर्देशन किसने किया था? तो प्रसिद्ध नाटककार सत्येंद्र शरद, ठीक है ना, शरद ने किया था।
अब यहाँ पे देखेंगे अंजो दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया था। ठीक है ना, 1956 को जो है बड़ी सफलता से खेला गया था, यानी दूसरा इसका। ठीक है, ये अंजू दीदी का पहला, मतलब 2 अंक है ना, अंजू दीदी में जो है 2 अंक हैं। ठीक है, तो ये जो पहले अंक के जो पात्र हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, इसका मंचन जो है यहाँ पे दिया गया है और ये दूसरे अंक का। ठीक है, तो रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता के साथ खेला गया, श्री राज जोशी के निर्देशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे अंजू दीदी। अंजू दीदी की भूमिका में देसी सेठ, नारायण, इंद्र नारायण, ज्वाला प्रसाद वर्मा, अन्नो, हीरा चड्ढा, श्रीपत, राजा जोशी। ओमी के भूमिका में कौन है तो कुसुम है ना, ओमी जो है अंजू दीदी की, अंजू की बहू होती है। नीरज, जगदीश, नीरज की भूमिका में कौन है, जगदीश होता है। मुन्नी की भूमिका कौन निभाया है तो जानकी गौड़। और नीरज नरेंद्र धीर चपरासी, जुल्फिकार नकवी है ना। राधु की भूमिका कौन निभाया है तो भोला नाथ मधुर, नीरज नीलम ऋतुराज। ठीक है, अब पात्र परिचय देखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने कुछ भी इसमें जो है बनावटी नहीं लिया है, सिर्फ बुक का ही पेज रखा है, मैंने इसको कुछ इधर उधर भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखते हैं पात्र परिचय। ठीक है, जिस क्रम से कि वे नाटक में आते हैं, यानी जिस क्रम में वो आते हैं नाटक में। आप सभी को मैंने बताया 2 अंक हैं नाटक में, जो है 2 अंक हैं और हर अंक में 3 दृश्य हैं। ठीक है ना, 3 दृश्य हैं, तो ठीक रहे, सॉरी ध्यान रखिएगा। अंजू दीदी नाटक में जो है 2 अंक हैं और पहले अंक में 3 दृश्य है और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य है। तो दृश्यों की संख्या टोटल कितनी अगर पूछा जाए तो कितनी बताएंगे आप सब, 6। ठीक है, 6 दृश्य है और अंक 2। ठीक है, अब देखते हैं पहले अंक में अंजलि है, अनिमा है, मुन्नी है, नीरज है। नीरज कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का है। ठीक है ना, पहले अंक में। इंद्र नारायण कौन है, अंजलि का पति है। ठीक है, अनिमा, श्रीपत जो है अंजलि का भाई रहता है। राधु नौकर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नीरज जो है अंजलि का बेटा रहता है, 11 वर्ष है इसका, उम्र जो है 11 वर्ष है, उम्र का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरे अंक में आते हैं तो दूसरे अंक में जो है ओमी, ठीक है, जो अंजलि की बहू होती है। नीरज इसका पति है इसमें। अन्नो अंजलि की सहेली होती है। श्रीपत अंजलि का भाई है। ठीक है, ये दूसरे अंक की बात हो रही है, पात्र हैं दूसरे अंक के। राधु इंद्र नारायण इसमें भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दूसरे अंक में अंजलि नहीं है। ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है कि किस अंक में अंजलि पात्र नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है नीलम का कितना उम्र है, 11 वर्ष। नीरज का उम्र कितना है, 31 वर्ष। ठीक है, तो पहले अंक में नीरज का उम्र कितना है तो 11 वर्ष है और दूसरे अंक में नीरज का वर्ष कितना है तो 31 वर्ष है। दूसरे अंक में इसकी शादी हो जाती है ओमी से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। अब जो है स्थान देख लेते हैं। पहले अंक का स्थान है दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। ठीक है ना, स्थान पूछ सकता है। अंजू दीदी नाटक के पहले अंक का स्थान क्या है तो दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक है, खाने का कमरा है। ठीक है, समय क्या है पहले अंक का तो गर्मियों में 1 दिन। ठीक है, गर्मियों में 1 दिन का समय है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों का दिन है। दूसरे अंक में का जो है समय क्या है तो 20 वर्ष बाद सर्दियों का दिन है। ठीक है, समझ गए ना, पहले अंक में जो है गर्मियों का दिन है और दूसरे अंक में 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष का जो है लीप दिखाया जाता है। जैसे आप जो है कोई मूवी वगैरह देखते होंगे तो जैसे हीरो मर जाता है फिर दूसरा जन्म लेता है तो उसमें दिखाता नहीं है आफ्टर 20 ईयर्स, है ना, तो वही समझ लीजिए ना, 20 वर्ष के बाद जो है ये दिखाया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पात्र का, है ना। पात्र परिचय यहाँ पे जो है मैंने रखा हुआ है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इस नाटक में कॉपीराइट लेखक के उत्तराधिकारियों के थोड़ा सा ना क्लीन नहीं आया है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, इस नाटक में कॉपीराइट लेखक के उत्तराधिकारियों के पास सुरक्षित है। ठीक है, लिखने वालों की प्रार्थना, लिखने वाले को होगा ना, लिखने वालों से प्रार्थना है कि वे बिना पेशागी रॉयल्टी दिए और लिखित अनुमति पाए इसे लिखने का प्रयास ना करें।
लेखने का प्रयास न करें। इस संबंध में समस्त पत्र व्यवहार प्रकाशक पत्ते के साथ किया जाता है। चलिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन मैंने फिर भी रखा है पेज। अब जो है यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है नेट से, ठीक है, पात्र परिचय, ठीक है। मैंने क्योंकि PDF बनाया तो उसमें मैंने इसको भी मेंशन कर लिया। पात्र परिचय तो मैंने वहाँ बता ही दिया, तो आप लोगों ने नाटक अगर पहले से पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम देख लेते हैं पात्र परिचय, ठीक है। अंजलि यानी अंजू दीदी मुख्य पात्र है, ठीक है। मुख्य पात्र कौन है? अंजू दीदी है, लगभग 30 वर्ष की है। श्रीपत अंजू दीदी का भाई है, इसकी उम्र कितनी है? 27 से 28 वर्ष है, ठीक है। 27 और 28 दोनों याद रखिएगा। इंद्र नारायण कौन है? तो अंजू दीदी का पति है, एक वकील है, पेशे से वकील है। 38 से 40 वर्ष के बीच में इसकी उम्र है, ठीक है ना। 38 वर्ष या 40 वर्ष दोनों ध्यान रखिएगा। अनिमा कौन है? तो अंजू की सहेली है, ठीक है। नीरज कौन है? तो अंजू का पुत्र है। प्रथम अंक में जो है इसका 11 वर्ष उम्र रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे में 31 वर्ष, दूसरे अंक में 31 वर्ष नीरज का, ठीक है, एज। मुन्नी कौन है? नौकरानी है जो 25 वर्ष की है। राधु नौकर है, ठीक है। राधु और मुन्नी दोनों नौकर नौकरानी हैं, लेकिन मुन्नी जो है नौकरानी, इसका 25 वर्ष एज है, तो ध्यान रखेंगे। अब जो है दूसरे अंक के पात्र, ठीक है ना, 20 वर्ष बाद। दूसरा अंक कब स्टार्ट होता है? 20 वर्ष बाद। ओमी नीरज की पत्नी, अंजलि की बहू है। अन्नो नीरज की मौसी है, ठीक है। अन्नो कौन है? नीरज की मौसी है। नीरज नजीर, नीरज नहीं, नजीर नीरज का दोस्त है, ठीक है। नीरज और नज़ीर दोनों नाम ध्यान रखिएगा। नज़ीर कौन है? नीरज का दोस्त है, ठीक है ना। दूसरे अंक में पात्र हैं ये सब। श्रीपद नीरज का मामा है ना। मुन्नी चपरासी इंद्र नारायण नीरज की उम्र कितने हैं? 31 वर्ष। यहाँ पे जो है मुन्नी चपरासी इंद्र नारायण नीरज, ठीक है। नीरज की उम्र है, ठीक है, 31 वर्ष। दूसरे अंक में ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीरज का उम्र जो है 31 वर्ष है। आगे देखेंगे नीलम। नीलम कौन है? नीरज का बेटा है, 11 वर्ष उम्र है इसकी, ठीक है। नीलम ध्यान रखिएगा। नीलम एक लड़की का भी नाम है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे लड़की नहीं है, लड़का है ये नीलम। अभी हम नाटक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरे अंक में है जो नीरज का लड़का है, ठीक है। 11 वर्ष उम्र है इसकी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नाटक पे। आ गए हम प्रथम अंक पे, पहला अंक, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1933 की गर्मियाँ, ठीक है, 1933 की गर्मियाँ। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है, ठीक है। पहले लाइन को आप ध्यान रखेंगे। जिसे लड़की ने एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से 2 भागों में बांट रखा है। खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है। खाने के कमरे को जो है खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है, ठीक है। लेकिन कोठी वकील साहब को चूँकि दहेज में मिली है। कोठी जो है वकील साहब को कैसे मिला था? तो दहेज में मिला था, ठीक है। यानी वो घर जमाई बन के रह रहे थे, ठीक है, अंजो का था, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कोठी जो है वकील साहब को दहेज में मिली थी, ठीक है। इसलिए उनकी कोठी न कहला कर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती थी, ठीक है। उनकी कोठी ना कहलाकर किसकी कहलाती थी? उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती थी, जो साधारणतः अंजलि दीदी या कोई कहे कि अंजू दीदी के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो है वकील साहब को कोठी यानी कोठी किसकी थी? तो ध्यान रखिएगा अंजलि की थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यह खाने और बैठने का मिला जुला हॉल लंबा चौड़ा और खुला है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन दे के पूछ सकता है, मिलाने के लिए आ सकता है कि अंजू दीदी नाटक के कथन को पहले के बाद के क्रम में जो है लगाइए, ठीक है। तो कथन को एक एक लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह खाने और बैठने पे मिला जुला हॉल लंबा चौड़ा खुला हुआ है। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था। कोठी को कौन बनवाया था? तो एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था, ठीक है। और तब शनि के दिन यानी शनिवार के दिन यह हॉल नृत्य कक्ष का भी काम देता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लद कर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और अंजू दीदी के नाना ने उसे खरीद लिया था, ठीक है। यह जो है पहले जो कोठी है वो अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था, उसका था।
लेकिन किसी कारण जो है, अविद्या कारण हमने पढ़ा, कर्ज से लद कर जो है उसने, इंजीनियर ने कोठी बेच दी, तो अंजू के नाना ने इस कोठी को खरीदा था। ठीक है, खरीद लिया था। तो यद्यपि उन्होंने इससे नृत्य कक्ष का काम भी नहीं लिया, तो भी इसकी शेष सजावट अंग्रेज ढंग की ही रहने दी। ठीक है, आगे देखेंगे। बाईं ओर के धागे भाग में खाने के मेज पर 6 कुर्सियां लगी हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन अगर बनाऊंगी, है ना, हिंदी नाटक पे, तो वहाँ पे मैं दे सकती हूँ ना, पूछ सकती हूँ आपसे कि बाईं ओर आधे भाग में खाने के मेज पर 6 कुर्सियाँ लगी हैं। यहाँ मैं 7 लिख दूँ, 10 लिख दूँ, लेकिन आप 6 ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। कितनी कुर्सियाँ लगी थी? 6 कुर्सियाँ। सामने एक बहुत खूबसूरत साइड बोर्ड है जिसमें चाय की प्लेटें हैं। खूबसूरत बोर्ड के पास क्या है? चाय की प्लेटें हैं। प्याले, कांटे, छुरियाँ और चीनी के अन्य बर्तन पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहला दूसरा पेज है तो पढ़ना ज़रूरी है। एक कोने में तिपाई और एक कोने में तिपाई पर चिलमची रखी है। चिलमची, ठीक है, चिलमची रखी है और ऊपर खूंटी पर तौलिया टंगा है। छत पर बिजली और पंखा जो है धीमी गति से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। बाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो वकील साहब तथा नीरज के कमरों से खुलता है। बाईं ओर जो दरवाज़ा था वो किधर को खुलता है? तो वकील साहब और नीरज के कमरों में खुलता है। उसकी चौखट के ऊपर दीवार में एक कीमती सुंदर घड़ी अनवरत टिक टिक कर रही है। ठीक है, खाने के कमरे और बैठक के मध्य सागौन की लकड़ी का जो कीमती पर्दा खड़ा है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, कीमती पर्दा खड़ा है, उसके फ्रेम में रेशमी कपड़ा लगा है। ठीक है, इन सभी को, रेशमी कपड़ा, कीमती पर्दे, खाने के कमरे की बैठक में रंगीन सागौन की लकड़ी का कीमती पर्दा खड़ा है। ठीक है, सुंदर घड़ी है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, रेशमी कपड़ा लगा है। आवश्यकता पड़ने पर यह पर्दा बंद करके अलग भी रखा जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो है ये पर्दे अलग करके रखा जा सकता है। बैठक में आने का मार्ग इस पर्दे के दोनों ओर से है। ठीक है, बैठक के मार्ग में जो है आने के मार्ग में पर्दे के दोनों ओर से है। ठीक है, घर के अंदर से आने वाले पर्दे के उधर से आते हैं और बाहर से आने वाले पर्दे इधर से। ठीक है, आगे देखेंगे। बैठक के सामने तख्त और गांव तकिए, ठीक है, गांव तकिए लगे हैं। इधर को काउच और तिपाई रखी है। ज़मीन पर गलीचे बिछे हैं। एक दरवाज़ा दाईं दीवार में है जो बाहर बरामदे में खुलता है। एक दरवाज़ा जो है सामने दीवार के पर्दे के निकट है जो रसोई घर को जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। पर्दा उठते समय बैठक खाली है। ठीक है, पर्दा उठते समय बैठक खाली है। अब मैं यहाँ से जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि अंजू दीदी नाटक में पहले अंक में पर्दा उठते समय बैठक लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है भैया, आपने तो क्या पढ़ा है? पर्दा उठते समय बैठक खाली है, तो आप सही लगा ले जाएंगे, है ना। कथन दे करके जो है पहले से बात के क्रम में लगाइए। ऐसे पूछ सकता है या पूछ सकता है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अंजू दीदी नाटक के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। खाने के कमरे में 5 कुर्सियां मेज के नीचे और छठी पर अनिमा एक 25 वर्ष की। ठीक है, अनिमा कितने एज की है? तो 25 वर्ष। ठीक है ना, एक 25 वर्ष की मझले कद और गदराए शरीर की युवती है। बैठी है, संभवतः दूसरे के आने की प्रतीक्षा में लेस बुन रही है। अनिमा अंजू दीदी की अंतरंग सहेली है। ठीक है, अंतरंग सहेली है और गर्मियों की छुट्टियां बिताने दिल्ली आई हुई है। अनिमा कौन है? ध्यान रखिएगा, सहेली है अंजू की, गर्मियों की छुट्टी बिताने आई हुई है। दोनों कमरे निष्कल ठीक, यहाँ पे जो है दोनों कमरे निष्कलंक रूप से साफ हैं, प्रकट हैं कि उनकी सफाई केवल नौकरों पर ही निर्भर नहीं है। अंजू दीदी स्वयं उनमें दिलचस्पी लेती है, यानी नौकरों पर उनमें भरोसा नहीं है, खुद भी करती रहती है अंजू दीदी। ठीक है, सुबह का व्यस्त है। घड़ी में 8 बजने को है। ठीक है, व्यस्त नहीं, वक्त है। ठीक है, यहाँ पे वक्त है, सुबह का वक्त है, घड़ी में 8 बजने को है। पर्दा उठने पर घड़ी में 8 बजने की टन टन सुनाई देती है।
इसके साथ ही वह अंदर के दरवाजे से अंजलि का प्रवेश होता है और तेज़ी से अनिमा के पास से निकलती है। निकलती हुई रसोई घर के पास जाकर आवाज़ देती है, ठीक है। आवाज़ देती है अंजलि। अंजलि कहती है, मुन्नी नाश्ता मेज़ पर रखो। तुम क्या कर रही हो? 8 बज गए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं है, ठीक है। आगे जो है, मुन्नी बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। मुन्नी कहती है, बस लिए आ रही हूँ मेम साहब, ठीक है। जो हम उसी को पढ़ेंगे। अब ये बातचीत इनके बीच हो रही है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ मैं नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे अंजलि की आयु तथापि 30 के निकट है। अंजलि की आयु कितनी है? तो 30 वर्ष की है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन जो है वह 1 वर्ष बड़ी दिखती है, ठीक है तो वो कितने एज की? 30 वर्ष की, लेकिन दिखने में कैसी दिखती है? वो 5 वर्ष जो है थोड़ा बड़ा दिखती है। तो 30 और 5 35 वर्ष हो गया। अगर ऐसे देके पूछ सकता है तो 35 वर्ष लगाइएगा, ठीक है ना। अगर पूछ सकता है कि अंजलि की आयु यद्यप 30 के निकट है लेकिन दिखने में वो 1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है, तो 1 वर्ष है ना। तो उसको जोड़ के जो है आप लोग 36 या 35 इस तरह से हो जो है इसका आएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 35 आना चाहिए, या तो 30 देगा तो 30 तो बिल्कुल सही है। पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुड़ी हुई है बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ जो है जुटी हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे जो है अंजलि का कथन है, हमारे नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको बार बार आपको ये रिपीट मिलेगा, हमारे नाना जी कहा करते थे, हमारे नाना जी कहा करते थे, क्योंकि नाना जो है क्योंकि किसका नाना है? अंजलि का नाना है, जो अंजलि को गोद लिया रहता है, ठीक है ना। हमारे नाना जी कहा करते थे कि नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर में भागे का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के अस्तर का पता नौकरों के पहरावों से लगता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ती। उनके साथ रहकर मैं भी वैसे ही हो गई। तो मैं भी चाहती हूँ कि नीरज की सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। नीरज जो है सफाई, सभ्य, सलीके वाला बने, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे अंजलि का कथन है, अनिमा कहती है, अनिमा का भी देख लीजिए, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो हाथ जोड़कर बोला, मौसी जी नमस्ते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंजलि कहती है, फिर सभ्यता और शिष्टाचार की कभी तुम उसमें न पाओगी, ठीक है। ये जो अंजलि का कथन है, फूल कर है ना, मुंह फुलाकर जो है बोलती है, सभ्यता और शिष्टता की कमी तुम उसमें न पाओगी, ठीक है। उठती है और अंदर के दरवाजे की ओर जाती है। आगे देखेंगे अंजलि का कथन है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन किसका है? अंजलि का है और श्रीपत का है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, वह हमेशा सुबह समय में उठता है, ठीक है। वह हमेशा सुबह समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ सैर पर जाता है, समय के साथ स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर ठीक वक्त पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है या बैठ जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, फिर कहती है, हमारे नाना जी कहा करते थे कि वक्त की पाबंदी, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। हमारे नाना जी कहा करते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग कथन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंजलि के नाना जी क्या कहते थे? वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है और नीरू काम, आराम और खेल के समय का पूरा ध्यान रखता है, ठीक है। नीरू जो है काम और आराम का ध्यान रखता है। आगे जो है अंजलि का कथन है यहाँ पे, नाना जी कहा करते थे बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेठने या डांटने की नौबत नहीं आई, ठीक है। अंजलि कहती है, नाना जी कहा करते थे कि बच्चों को जो है शुरू से अच्छी आदत डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है मेरा नीरज, लेकिन इसको कभी जो है कान पकड़ने या डांटने की नौबत नहीं आई, ठीक है ना। इस कथन को आप लोग ध्यान रखेंगे। अंजलि कहती है, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में अपने कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है और अपनी कंघी से ही बाल बनाता है, ठीक है। आगे देखेंगे अंजलि का कथन है, नाना जी कहा करते थे सुघड़ापा स्त्री का गहना है, सुघड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, श्रेष्ठ और समयनिष्ठ बने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कथन, ध्यान रखिएगा। फिर जो है अनिमा, इसकी जो दोस्त है, और मैं कहती हूँ अंजू, तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है। ये किसका कथन है? तो अनिमा का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनिमा का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
अंजलि का कथन यहाँ पे देखेंगे, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। जो मैंने पढ़ के हाईलाइट किया है उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है तो। अंजलि, ठीक है, अंजलि का कथन है, वकील साहब के श्रीमान श्रीनर हंसते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके पति जो वकील साहब आते हैं, अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, अंजलि के पति अंजलि से कितने वर्ष बड़े हैं, तो 8-10 वर्ष बड़े हैं, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। यूँ अब ये जो है अप टू डेट सूट पहनते हैं, पतलून की कीज और कोट का कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते। यहाँ पे देखेंगे इंद्र नारायण का है, अरे भाई दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, वे जो अपने आप चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं। ठीक है, ये कथन है, आप ध्यान रखिएगा। इंजन की तरह अंजो उनमें से एक है, दूसरे वे हैं जो आप नहीं चल पाते और दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं और हंसते हैं, ये कहकर मजाक उड़ाते हैं अंजलि का। ठीक है, वहाँ पे जो गाड़ी कहते हैं, फिर कहते हैं गाड़ी के डब्बों की तरह, तो भाई हम तो इस दुनिया, कहते हैं हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, फिर से वकील साहब का कथन है, यानी अंजलि के हस्बैंड का, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इस खाना ही कहेंगे। ठीक है, और 5 बार कपड़े बदलते हैं, सफाई, चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अंजलि कहती है, नाना जी कहते थे, फिर इसके नाना जी कहते हैं, सदाचार पुरुष का आभूषण होता है। ये जो वकील साहब अपने हस्बैंड से कहती है, नाना जी कहते थे सदाचार आभूषण होता है पुरुष का। ठीक है, फिर वकील साहब कहते हैं, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज़ समझ में वे इसे पास भी नहीं भटकने देते। ठीक है, कथन दोनों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे अंजलि का है, व्यंग से, है ना, आ गया श्रीपत, उसका भाई का प्रवेश होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो भाई का प्रवेश होता है। ठीक है, तो व्यंग से कहती है, आ गया श्रीपत, इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, अभी आया भी, आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। नृपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखें दरवाजे पे लगाए बैठी रहती थी, पर श्रीपत का क्या भरोसा, उसका क्या भरोसा। यहाँ पे एक और पात्र का नाम आया है, निरीपत। ठीक है, जो कि पात्र परिचय में इसका नाम नहीं दिया गया है, तो आप लोग जो है ये गुप्त पात्र है ना, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, निरीपत का। ठीक है, ये भी जो है इसका अंजलि का भाई है। ठीक है, तो क्या पता पूछते अगली बार। आगे देखेंगे श्रीपत का है, यहाँ पे श्रीमान राय पधारते हैं। ठीक है, अपने आप को कहता है, यहाँ पे श्रीपत का कथन दिया गया, श्रीपत पर्दे के पास खड़ा है, कीमती सील का कुर्ता जो है लट्ठे और पैजामा पहने हुए है, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़ों में तनिक मैले भी हैं। आयु में अंग्रेजों से 2-2.5 साल कम है। आयु में जो है अंजो से 2-2.5 साल, ठीक है ना, कितने वर्ष, 2-2.5 वर्ष जो है कम का है, लेकिन अंजू की तरह दुबला पतला और कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। खाने पीने और मौज मनाने वाला आदमी है, लंबा तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह पर एक स्ट्रेट एक्सेस का सिगरेट है, पीते हुए आता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ तुम कितने गंवार हो, यह खाने की मेज़ है और तुम इस पे कपड़े उतार कर पसीना सुखाने बैठ गए हो, कोई हद भी है बदतमीजी की, नाना जी कहा करते थे। फिर श्रीपति कहता है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को यहाँ भी बैठना नहीं सुहाता। तुम्हारी कसम, मैं इतनी देर यहाँ रहूँगा, 1 मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नज़र से ओझल नहीं होने दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और श्रीपत कहता है, मैं कहता हूँ ब्रह्मा का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। श्रीपत का यहाँ पे एक कथन है, मैं कहता हूँ दीदी चाय, यहाँ तो आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है ना, इसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
देगा तो आप लोग तुरंत पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे। श्रीपद का यहाँ पे है, शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहाँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, श्रीपद का कथन है। ठीक है, जीजा जी से बात करता है अपने, तब वहाँ पे बोलता है। फिर जो है इसी का कथन है श्रीपद का, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जानकर कहिए कि शादी की कल्पना में जो ज़्यादा मज़ा है या शादी में। याद है ना, जब मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था तो कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही से आपके स्वभाव थे, जो चाहे खाते थे, जो चाहे पहनते थे, है ना। ये बात श्रीपद कहता है जीजा से अपने। अब यहाँ पे श्रीपद का एक गीत है, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। ठीक है, ये गीत याद रखिएगा। श्रीपद का कथन है यहाँ पे, किसी तरह के भी नहीं शिष्टाचार शादी का तो यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। ठीक है, कहता है किसी तरह के भी नहीं शिष्टाचार शादी का यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। ये श्रीपद का कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये गीत आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक श्रीपद का है। ठीक है, यहाँ पे गीत जो है कहीं कहीं गीत दिया गया है जो श्रीपद का ही है। ठीक है, आगे देखेंगे, नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण गाना गुनगुन सुनाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। आगे देखेंगे, कहो किस क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, नीरज से जो है श्रीपद पूछता है कहो किस क्लास में पढ़ते हो, तो नीरज कहता है 5वीं कक्षा में मामा जी। ठीक है, 5वीं कक्षा में। श्रीपद कहता है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। ठीक है, श्रीपद कहता है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। यहाँ पे जो है देखेंगे आप लोग, पहले संस्करण में निम्नलिखित गीत था, जो गीत दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। पहले संस्करण में जो है गीत है, लट उलझी उलझा जा रे बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई मोरी, अपने हाथ लगा जे बालम, लट उलझी उलझा रे बालम। ठीक है ना, तो अगर ये गीत दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब कुछ आपको नेट पे नहीं मिलेगा। आगे नीरज कहता है डिप्टी कमिश्नर मामा जी। ठीक है ना, श्रीपद पूछता है अपने भांजे से कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कहता है डिप्टी कमिश्नर। श्रीपद कहता है कि डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई। नीरज कहता है मम्मी ने मामा जी। तो श्रीपद कहता है तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो। तो मैं करके जो है मामा जी चुप हो जाता है, नीरज जो है चुप हो जाता है। श्रीपद कहता है यह तुम्हें हर बात में अपने मामा जी कहना किसने सिखाया है। तो नीरज कहता है मम्मी कहती है कि बड़ों से बात करते समय आदर से करो। श्रीपद कहता है तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर की बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगा, अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो, है ना। फिर जो है नीरज कहता है मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। श्रीपद कहता है कप्तान। नीरज कहता है क्रिकेट का कप्तान। श्रीपद कहता है क्रिकेट खेलते हो। तो नीरज कहता है जी मम्मी कहती है कि बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। ठीक है, तो श्रीपद यहाँ पे कहता है तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान, 2 घंटे खेलते हो। नीरज कहता है 2 घंटे। श्रीपद कहता है और कितना पढ़ते हो। कहता है कि 2 घंटे खेलते हो। तो कहता है कितने घंटे पढ़ते हो। तो नीरज कहता है 6 घंटे। यानी कितने घंटे नीरज पढ़ता है तो पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, नीरज जो है 2 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे खेलता है। श्रीपद कहता है 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो, है ना। मामा एडवाइस दे रहे हैं भांजे को कि 6 घंटे जो है खेला करो, 2 घंटे पढ़ा करो। फिर नीरज कहता है तो कप्तान, तब जो है कप्तान बनोगे। श्रीपद कहता है तो जाओ रोज़ 2 घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डट कर खेला करो। तुम्हारे मामा जी दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो तुम बड़े होकर अवश्य ही क्रिकेटर कप्तान बनोगे। ठीक है, यहाँ जो मामा भांजे में बातचीत हो रही है। फिर नीरज कहता है मैं क्रिकेटर का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध से घबराकर जो है वो क्या कहती है, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर, तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात यही है कि अंजलि जो है अपने बेटे नीरज को क्या बनाना चाहती है, तो डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। और जो है नीरज खुद क्या बनना चाहता है, तो कप्तान बनना चाहता है क्रिकेट का। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीपद जो है अरे दीदी तुम व्यर्थी गृहस्थी के चक्की में अपनी जान खपा रही हो, तुम्हें तो कहीं सेना का कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। किसने बोला है, श्रीपद ने अपनी दीदी के लिए बोला है। ठीक है, अब जो श्रीपद कहता है भगवान ही बचाए, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे ये गीत दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा गीत को। आगे हम बढ़ेंगे। अब हम आते हैं दूसरे दृश्य पे। ठीक है, पहला अंक चल रहा है, हमने पहला दृश्य देख लिया, पहले अंक का पहला दृश्य हमने देख लिया। अब दूसरा दृश्य,
कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत खाने के मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे दृश्य की बात हो रही है। मेज की चादर गोला सा बना हुआ इसके सिर पर नीचे तकिए का काम दे रहा है। मेज चूंकि इतनी लंबी नहीं है कि वो टांगों के पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी ओर घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगें एक ओर झुकी हुई हैं और अलग अलग हुआ ही चाहती हैं। ठीक है, ये दूसरे दृश्य में इतना ही है सिर्फ। ठीक है ना, दूसरा दृश्य इतना ही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, इतना ही है। ठीक है, अब हम आएंगे तीसरे दृश्य यानी पहले अंक के तीसरे दृश्य पे। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं। ठीक है ना, तीसरे दृश्य में कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है, फिर घड़ी में कितने बजे हैं तो 3 बजे हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरे दृश्य में घड़ी में 3 बजे हैं। खाने के कमरे में श्रीपत पूर्वतः मेज पर सोया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके सिर पर नीचे चादर फर्श पर अड़ी हुई है और पाँव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। पर्दे की दूसरी ओर बैठक में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे श्रीपत का कथन है। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को संपादक लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी दीदी, पंखे के नीचे वही मेज पर सो जाता था। ठीक है, अपनी दीदी से बोलता है। आगे देखेंगे, श्रीपत कहता है फिर, इस घर के लोग भी पूजे हैं, कसम भगवान की, मशीन के पूजे। ये कौन कहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीपत का कथन है, क्या कहता है, इस घर के लोग भी पूजे हैं, कसम भगवान की, मशीन के पूजे। ठीक है, कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे भी मेज पर रख देता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है श्रीपत का कथन है, इस घर में जिसको देखो उसको आराम का समय है। किसी नपे तुले वक्त का आराम भी किया जा सकता है। कभी मुझसे यदि कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय हो गया है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी, मेरी पलकें भी भारी न हो। मेरे कानों में 1 बजे 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, कहता है नींद जब आती है तब आती है ना, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंधे वक्त पे क्या आराम पसंद है, मुन्नी से पूछता है। ठीक है, मुन्नी नौकरानी होती है। मुन्नी कहती है जी मैम। श्रीपत कहता है, मैं और हमारे घर में किसी तरह का बंधन नहीं है। ठीक है, बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी अंजू दीदी के दिमाग का जो जकड़ रखा है। ये बात कौन कहता है, श्रीपत कहता है। ठीक है, वे भी तानाशाह थे, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा महापाप समझा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर श्रीपत का कथन है, संतोष तो हो जाता है, आशा की उमंग उठती है, देते तो वचन, चाहे कितने भी वचन पूरा हो। ठीक है, ये गीत है इसका, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे श्रीपत कहता है, बस बेटे, तुम नहीं चाहोगे तो क्रिकेट का कप्तान नहीं बन पाओगे, बदले गवैये बनो। ठीक है, और नीरज को कहता है। आगे देखेंगे हम, आगे श्रीपत कहता है, शक्त बुरी चीज़ है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए। बहुत भलाई भी भगवान को पसंद नहीं आता, है ना, श्रीपत का कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, ये कथन भी उसी का है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे अंजलि है। अंजलि कहती है, नाना जी कहा करते थे कि दुनिया में 3 तरह के लोग आदमी होते हैं। एक वे जो आप भी चलते हैं, यानी अपने आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं। ठीक है, ये भूमिका में हमने पढ़ा, कमलेश्वर, जहाँ पे हमने कमलेश्वर की भूमिका पढ़ी वहाँ भी दिया था। इंजन की तरह दूसरे वे जो अपने आप ही चलते हैं और चलाओ तो चले जाते हैं, गाड़ी के डब्बों की तरह। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हम, श्रीपत का कथन है, मुझे 4 बजे दिलकुशा पहुंचना है। ठीक है, दिलकुशा किसको पहुंचना है, तो श्रीपत को 4 बजे। मेरे मित्र 4 बजे वहाँ पहुंच रहे हैं। राधू, मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा रास्ते में पकड़ ले। ठीक है, श्रीपत जो है उधर स्टेशन पर चला जाऊंगा, 7:30 बजे की गाड़ी है। श्रीपत का कितने बजे की गाड़ी रहता है, तो 7 बजे की गाड़ी होती है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे। अंजलि का कथन है, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। ये अंजलि का कथन है, श्रीपत को कहती है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। श्रीपत का कथन है, दीदी, चलो ये तो आप लोग जान जाओगे, ये कथन देगा तो। आगे देखते हैं। अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फ़ी खाने, जैसे कभी मिली ही ना हो कोई चीज़ खाने की। ठीक है ना, ये अंजलि का कथन है, उसके लिए कह रही है, श्रीपत के लिए।
अंजलि का कथन है, अरे यह घड़ी रुक क्यों गई? राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 बरस से बाकायदा इसे चाबी देती आ रही हूँ। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। कौन कहता है यहाँ से? नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। ध्यान रखिएगा, अंजलि कहती है। अंजलि फिर का कथन है इसका, मेरे घर में ब्रेक का क्या काम? मेरा घर इसी घड़ी की तरह चलेगा, लगातार सांझ सवेरे। ठीक है, किसके लिए कहती है? श्रीपत के लिए। अंजलि का फिर से यहाँ पे कथन है, घड़ी टूट गई राधू, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी, है ना। अब जो है दूसरा अंक का जो है पहला दृश्य हम देखेंगे। दूसरे अंक का पहला दृश्य, ठीक है। 20 वर्ष बाद पर्दा मिले जुले खाने के कमरे और बैठक की ओर उठता है। 20 वर्षों के इस अरसे में यद्यपि पर्दों के कपड़े, मेजपोश और गद्दियाँ तथा तकियों के खिलाफ बदले गए हैं। ठीक है ना, 20 वर्ष बाद है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा पूरा पहला दृश्य, दूसरे अंक का पहला दृश्य। अब जो है इसमें ओमी कौन है? अंजलि की बहू है। ओमी, मुन्नी नाश्ता मेज पर रख दो। यही बात देखो, पहले अंक हमने पढ़ा तो पहले अंक के पहले दृश्य में यही बात कौन कहता है? मुन्नी नाश्ता मेज पर रखो, कौन कहता है? अंजलि कहती है। और यही बात जो है दूसरे अंक के पहले दृश्य में ओमी कहती है। तो इस बात को आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का पता नहीं है। ठीक है, जज साहब इधर उधर नाश्ता करेंगे, इधर ही जज साहब जो है इधर ही नाश्ता करेंगे, यानी कौन? ससुर जी। अनिमा जो है कहती है, सोचती हूँ अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज़ है तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। चुना भी तो 20 में से था उसने तुम्हें। अंजू चाहती थी ऐसी बहू जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह ही चला सके, यानी कि उसका जो यानी उसी की परछाई है। ठीक है, ओमी उसकी बहू। ठीक है, यहाँ पे ओमी कहती है, मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने पिता के बदले अपने दादा दादी पर जाए। नीलू कौन है? नीलू नीरज और ओमी का पुत्र है। ठीक है ना, वो कहती है कि किस पे जाए? अपने दादा और दादी पर। ठीक है, अनिमा कहती है, अनिमा कौन रहती है? मौसी रहती है नीरज की। ठीक है, कहती है, आज तुम्हें पूरे 8 बजे नाश्ता रखते देखकर मुझे उन दिनों की याद आई जब अंजू जीवित थी और मेज़ पर सुबह 8 बजे नाश्ता रखवा देती थी। ठीक है, अनिमा कहती है, कल से तुम इस तरह लगी हो कि वह 8 बजते ही, चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंजू को मरे आज 5 वर्ष हो गए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अनिमा का कथन है, कल से तुम जिस तरह लगी हो और आज उठते ही तुमने जिस तरह सब प्रबंध किया उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज रहा हो। अंजू को मरे 5 वर्ष हो गए, इसका पता भी नहीं चलता। अंजू को मरे कितने वर्ष हो गए थे? 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अनिमा का कथन है, तुम लोग तो खैर नौकरी में आए और चले गए, पर जीजा जी तो यही हैं। जज बनने के बाद क्या इतने सुस्त हो गए हैं? ठीक है, ये कथन देगा तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अनिमा का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है नीरज का कथन है, सिटी मजिस्ट्रेट होकर क्या मैं आदमी नहीं रहा। ठीक है ना, नीरज क्या बनना चाहता था? कप्तान बनना चाहता था क्रिकेट का, लेकिन क्या बन जाता है? सिटी मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे जो है नीरज का कथन है यहाँ पे, तुम पापा की बात बेकार करती हो। पहली बात तो यह है कि वह हाई कोर्ट के जज हैं और जज और सिटी मजिस्ट्रेट का बड़ा फ़र्क होता है। जज बड़ा ही बिग लगाए हैं, लंबा सा मुंह बनाए हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठा है, वकीलों का बयान सुनता है और गहर गंभीर फैसले लेता है। ठीक है, अनिमा कहती है, मैं तो न कभी सिटी मजिस्ट्रेट का अदालत में हाजिर हुई हूँ और न जज की। ठीक है, ये कथन ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नीरज का कथन है, यहाँ पे जो है डिग्निफाइड यानी ऊंची किस्म का, शरीफ किस्म का क्लर्क या कोई सचिव, फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। अब इसमें देखिए आप, नीरज अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? क्रिकेट का कप्तान। ठीक है, जो ये खुद जो है पहले अंक में हमने पढ़ा, जो खुद बनना चाहता था, अपने नहीं बन पाया तो अपने बेटे को बनाना चाहता है, नीलम को। ठीक है, ओमी कहती है, नीलम में शक्ति भी है फुटबॉल या क्रिकेट खेलने की,
क्रिकेट का कप्तान तो आपको बनना चाहिए था। ठीक है। अब नीरज कहता है यहाँ पे, वाह क्या बात कही तुमने मेरी जान, तुमने क्या बात कही, मैं तो बना ही था क्रिकेटर का कप्तान होने के लिए। मामा जी ने कहा था बेटे 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे डट कर खेलो, निश्चय ही तुम क्रिकेट के कप्तान बनोगे। पर मम्मी पीछे पड़ी थी मुझे आईएएस बनाने की। 6 घंटे पढ़ना और 2 घंटे खेलना पड़ा। मन क्रिकेट में, आंखों में पढ़ाई, नतीजा तुम्हारे सामने है ना। ना क्रिकेट, ना कप्तान, ना आईएएस, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आगे। ओमी कहता है, ठीक है, ओमी जो है कहती है, कहता नहीं है, कहती है कमल बड़ा कीचड़ में, कमल क्या कीचड़ में नहीं रहता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह कथन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओमी कहती है कमल क्या कीचड़ में नहीं रहता, मैं अपने नीलम को इस सारे कीचड़ में कमल सा रह कर अपना कर्तव्य पूरा करना सिखाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे नीरज, उम्र का बेहतरीन हिस्सा में तो मैंने इस झूठी हुक्मरानी के सपने देखने में बिता दिया। लोगों के दिलों पर जिसका शासन हो, क्रिकेट में उसकी कप्तानी के लिए शुरू से डटकर 6 घंटे खेलना ज़रूरी था, मामा श्रीपत कहा करते थे। ओमी चिढ़ जाती है, कहती है मम्मी कहा करती थी कि श्रीपत मामा ब्रेक हैं ब्रेक। ठीक है, यही बात जो है ओमी भी कहती है और यही बात जो है कौन कहा था पहले अंक में, अंजू दीदी। ठीक है ना, मामा ब्रेक हैं ब्रेक और हमारे घर में ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। फिर नीरज कहता है अरे मैं कहता हूँ मम्मी स्वयं ब्रेक थी है ना। नीरज कहता है कि मैं कहता हूँ मम्मी स्वयं ही ब्रेक थी। जब तक वे ज़िंदा रही उन्होंने इस घर की ज़िंदगी का उन्होंने जो है इस घर की ज़िंदगी पर ब्रेक लगा रखा था, उसे आज़ादी के फलने फूलने नहीं दिया और जब मर गई तो ब्रेक लगाती गई। ठीक है, पढ़ेंगे तो बहुत हंसी भी आती है, मतलब बहुत अच्छा नाटक है। फिर नीरज का है, मामा श्रीपत मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी सी कैप्टन या लेफ्टिनेंट होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ओमी जो है चिढ़कर, मामा श्रीपत ब्रेक थे ब्रेक। ओमी जो है फिर चिढ़ जाती, कहती मामा श्रीपत जो है ब्रेक थे ब्रेक। फिर श्रीपत कहता है मामा श्रीपत राय पधारते हैं। श्री जो है श्रीपत, यहाँ पे श्रीपत की एंट्री होती है। श्रीपत उसे बाहों में भरते हुए लिपट जाता है, कहो बेटे कैसे हो। फिर भांजे से मिलता है। फिर आया मामा श्रीपत, बम्बई से आ रहा हूँ और कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक है, बम्बई से आता है कलकत्ता जा रहा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा भैया, मुंबई से आता है और कलकत्ता जा रहा होता है। सोचा रास्ते में तुम लोगों से मिलता जाऊँ, सदियाँ गुजर गई तुम्हें देखे और तुम सब अच्छे हैं और तुम सब अच्छे हो। श्रीपत कहता है सुना था हाई कोर्ट में जज हो गए हैं। अपने मामा जी के बारे में पूछ रहा होता है। ठीक है, जीजा जी के बारे में। ओमी कहती है नीरज से, अब छोड़िए मामा जी, इन्हें हाथ मुंह धोने दीजिए। ठीक है, ओमी, बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो, मामा जी नहाएंगे। श्रीपत, अब तो देखता है भैया, अब तो दीदी का रूप आ गई है ना ओमी। श्रीपत कहता है तो लगता है अंजू दीदी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई हैं। तुम ठीक कहते थे नीरज, अपनी पत्नी को तुम्हें सेना में भर्ती करा देना चाहिए। अरे भाई देख लो, क्या मैं गंदा लगता हूँ? क्या नहीं लगता, अभी नहा कर आया हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। ओमी कहती है बिना सना के कभी सफाई नहीं रह सकती, ज़रा ढील दीजिए, सफाई ख़त्म। अच्छी आदत के लिए कष्ट तो झेलनी ही पड़ती है। मामा जी कहा करते थे कि घर इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए कि इसमें सफाई की गंध ना आए। जिनकी नाक में गंध की आदत हो वे गंदगी कैसे सहन कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा, जिनकी आँख में गंध ना हो, जिनकी नाक में इस गंध की आदत है वे गंदगी कैसे सहन कर सकते हैं, ओमी का है। ठीक है, अब यहाँ पे श्रीपत का कथन है, तुम अंजू का ही दूसरा रूप हो, पर भाई हम उस गंध के वंचित भले हैं, हम उस गंध से वंचित भले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे श्रीपत का कथन है, मैं गलत कहाँ, तुम अंजू दीदी के एकदम आगे हो, तुम्हें किसी अस्पताल का मेंटरल होना चाहिए। ठीक है, अब चपरासी जो है जय हिंद सरकार, जय हिंद सरकार कौन बोलता है? चपरासी बोलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रीपत कहता है तुम्हें तो बेटी सचमुच किसी बड़े सरकारी अस्पताल में चीफ मेटरल होना चाहिए, हंसता है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे हम आ गए हैं नाटक के लास्ट पेज पे। अनिमा अंजू दीदी की मृत्यु के बाद कहता है, अनिमा कहती है अंजू की मृत्यु के दिन मैं यहीं थी, ख्याल था कि आप शायद आएँ,
आपके तमाम पत्तों का तार गए, पर इनका उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस में आया था। कहाँ पे आया था? फ्रांस में आया था, ध्यान रखिएगा। अनिमा, मैं भी यूरोप गई थी। अनिमा कहाँ गई थी? यूरोप गई थी। श्रीपत से बात करती है अंजू के बारे में। फिर श्रीपत कहता है, यहाँ पे गीत है, यहाँ ध्यान रखिएगा, श्रीपत का गीत है। बैया में ज़िंदगी भी बहे जा गए हम, मुड़ने की बात दूर है, रुकने की बस नहीं। आगे देखेंगे। आगे अनिमा कहती है, हाय मेरे मुंह से क्या निकल गया, पर किसी से कहिएगा नहीं, सिवाय मेरे किसी को भी ये बात पता नहीं कि अंजू दौरे से नहीं मरी थी, आत्महत्या करी थी। ठीक है ना, अंजू दीदी जो है उनको दौरा नहीं पड़ा था, वो जो है आत्महत्या से मरी थी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है अनिमा, जो उसकी सहेली होती है, वो जो है श्रीपत से बात करती है। ठीक है, यह कथन यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने। कहती है, उसके तकिए के नीचे जो चिट्ठियाँ निकली, एक जीजा जी के नाम, दूसरी मेरे। उसने लिखा था कि जीजा जी को उसने लिखा था कि मैं मर रही हूँ, अब आप शौक़ से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आऊँगी, मैं आपके रास्ते की कांटा हूँ, आशा है आपके जीवन में सब जो है कष्ट बीत जाएगा। ठीक है, ये जो है चिट्ठी में लिखा रहता है। श्रीपत कहता है, मॉर्डिव, अंजू दीदी सख्त मॉर्डिव थी। ठीक है, अब जो है अनिमा कहती है, एक बार की लगी यह छूटती नहीं, इन 10-15 वर्षों में ज़िंदगी नरक बना दिया है, शराबी पति के साथ ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव है, मैं जहर खा रही हूँ। ये सब जो है अनिमा के पत्र में कौन लिखा था? अंजू दीदी। रोज़ की कलह से उन्हें और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, पर तुम किसी से यह मत कहना कि मेरा शरीर चीड़ा फाड़ा न जाए, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आगे देखें। श्रीपत जो है श्रीपत कहता है, अंजू मॉर्डिव थी, मॉर्डिव का जालिम, दुख मरी और जीजा जी को भी मार डाली। कहता है, खुद तो मरी और जीजा को भी मार डाली। ये जो है एक गीत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा श्रीपत का। यहाँ जो भी ध्यान रखिएगा गीत है श्रीपत का ही है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग माइंड में बिठा के रखिएगा। आगे देखते हैं। नीलम जो है, मामा जी मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। अब वही बात यहाँ पे भी हो रही है। श्रीपत, नीलम कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ दादाजी। श्रीपत, पढ़कर क्या बनेगा? श्रीपत जो कहता है, यानी अपने भांजे के बेटे से पूछ रहा है। फिर नीलम कहता है, मम्मी कहती है कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेटर का कप्तान। श्रीपत, तुम खुद क्या बनना चाहते हो? नीलम, मैं कवि बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, नीलम खुद क्या बनना चाहता है? कवि बनना चाहता है। ठीक है, नीलम कविता कर रहा था। श्रीपत, सुनाओ तो कविता। सुनाता है कविता उसको। कविता कौन सा है? नीलम का एक कविता याद रखेंगे। कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूँछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, है ना, ये कविता है, नीलम का है। श्रीपत कहता है, वाह रे नीलम बेटे, तू तो बड़ा होकर टैगोर का कान काटेगा, खूब कविता किया है। अब के कलकत्ता पहुंचकर मैं तेरे लिए कविता का बड़ी सरल सुंदर किताबें भेजूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नीलम जो है फिर कहता है, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ दादाजी, आप पापा और मम्मी से कह दो कि मुझे कवि बनने दे। मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, ठीक है, मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नीलम ने कहाँ पे कविता भेजी थी? मोहन में। ठीक है, कविता भेजी थी, वह छप गई, मैंने डर के मारे किसी को दिखाई नहीं, आप कह देंगे एक बार अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे श्रीपत का कथन है, हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नर और कमिश्नरी का गवर्नर का प्रांत राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है, और तुम्हारे पापा को समझाएंगे कि कवि क्रिकेट खिलाड़ियों से कहीं बड़ा खिलाड़ी, घर पर बैठे आदमी कल्पना केवल 10 विदेश सैर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। श्रीपत जो है यहाँ से मथुरा जाकर भूल गए, ये सब यहाँ पे गीत है, देख लेंगे आप लोग। अब दूसरा दृश्य है। दूसरा दृश्य बस इतना ही है। ठीक है, पहले अंक में दूसरा दृश्य इतना ही था। कुछ क्षण बाद पर्दा गिरता है। श्रीपत पूर्वतः खाने की मेज़ पर जूते समेत सोया हुआ है, चादर उसके सिर पर तकिया बनी हुई है, मेज़ क्योंकि इतनी लंबी नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप लोग। फिर पर्दा गिरता है, तीसरा दृश्य है यहाँ पे। तीसरे दृश्य में देखते हैं, पर्दा उठता है, घड़ी में 4 बजने को है। ठीक है, पहले अंक के तीसरे दृश्य में घड़ी के 3 बजे थे, अब दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में घड़ी के 4 बजे हैं। बैठक में काउच पर बैठी हुई ओमी स्वेटर बुन रही है। खाने में कमरे में श्रीपत जो है सोया हुआ होता है। ठीक है, स्वेटर बुन रही थी ओमी। आगे देखेंगे। श्रीपत, पर तुमने तो याद रखा, मथुरा में जाकर भूल गए। ठीक है, गाता है, ये गीत गाता है श्रीपत। ठीक है, नीलम जो है नीलम कहता है, मम्मी कहती है कि कभी पागल होते हैं, वे कहती है कि तुम भी कहती है थी कि आप भी कवि हैं। ठीक है, श्रीपत,
और पागल यानी अपने आप को, मतलब किसको कहती है, श्रीपत को। श्रीपत कहता है कभी नहीं हूँ, पर कभी मेज पर भी सोते हैं, धरती पर भी, गधेलों पर भी। यह कहीं नहीं लिखा कि मेज पर सोने वाला आदमी कभी नहीं बन सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गीत है सारे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर श्रीपत का यहाँ, मैं ठीक कहता हूँ, महज दौरे के बाद शराब आप शायद न छोड़ते, इसलिए उसे जहर खा लिया और आपको बताया नहीं कि आप अंतर्मन में झुलझा न जाएं, उसे मूर्ख या हठी समझकर यह घटना को भूल जाएं, और जो बात वह अपनी ज़िंदगी में न कर सकी वह उसके मरने में, वह जो है मरकर कर गई, यानी कर दिखाया। श्रीपत अपनी दीदी के बारे में, अंजू के बारे में कहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं ठीक कहता हूँ, श्रीपत जो है कहता है मैं ठीक कहता हूँ, जो मेरी बहन थी वह नाना के यहाँ पली थी, वह सख्त मॉडिब और जालिम थी, क्योंकि हमारे नाना मॉडिब और जालिम थे। वह घर को घड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह यह नहीं जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है लाइन, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है आज अंजू दीदी की सनक, उसके जुल्म, उसके तिलिस्म को तोड़ना ज़रूरी है, ताकि इस घर के लोग अपना अपना जीवन जिए। नीरज चाहे तो सिटी मजिस्ट्रेट होता हुआ भी क्रिकेट खेले या मजिस्ट्रेटी छोड़कर क्रिकेट खेले। नीलम IAS या क्रिकेटर का कप्तान बने या न बने, पर कभी ज़रूर बने। और जीजा जी चाहे तो ठीक है, यहाँ पे पेज जो है एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, तो ऐसे ही आ गया है। और जीजा जी चाहे तो, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट था तो मैंने उसको वहाँ पे रखा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेंगे, इंद्र नारायण का है, कहता है पर श्रीपत ठीक कहता है, एक ठीक कहता है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ से ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यह जादू टूटना चाहिए, इस घर को उस घड़ी की तरह नहीं, इंसान की तरह जीना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहता है अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब एक सनक के लिए उसकी जान दे दी तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। जाने ज़िंदगी कितने दिन बाकी हैं, क्यों इन चंद दिनों में उसकी आत्मा को कष्ट दो। कौन कहता है, वकील साहब। ठीक है, कष्ट दूँ। उसके बाद जो है, लेकिन तुम जियो, मौज मनाओ, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो। फिर मुड़ जाते हैं, फिर जो है वो मुड़ जाते हैं, लेकिन तुम मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सब कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं, जब इंद्र नारायण अपने कमरे से चले जाते हैं, पर्दा सहसा गिर जाता है। यहीं पे नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है, लंबा नाटक है, पूरे बुक का पेज मैंने रखा था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको नाटक अच्छे से समझ में आया है। PDF दे दूँगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से PDF ले लीजिएगा और पूरे नाटक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।